हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। फाइनली जिस टॉपिक के लिए चैप्टर उठाया था वो चैप्टर आ वो टॉपिक जो सॉरी जिस टॉपिक के लिए चैप्टर उठाया था वो टॉपिक आज आ ही गया। कॉन्टिनेंट्स स्टेबल है। कॉन्टिनेंट्स की स्टेबिलिटी हमेशा से मानी जाती थी। कॉन्टिनेंट्स स्टेबल है, अर्थ का सरफेस जो वो स्टेबल है। हुआ क्या, वैगनर ने दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आज से 110 साल पहले, 10-12 साल पहले, 1912 में। ठीक है, मोटा मोटा 100 साल से ऊपर टाइम था जब उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी तो साइंटिस्ट कम्युनिटी हिल गई। इनफैक्ट आज भी अगर किसी इंसान को बताया जाए, आज नहीं, आज तो सबको पता है ये सब चीजें, आज से 100 साल पहले जब कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा, वैगनर के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। वैगनर ने जो थ्योरीज में जो फोर्सेज जो गलत बताई थी वो भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ही बताई थी, उसके बाद भी नॉलेज नहीं थी। तो आज से 100 साल पहले अगर किसी को बोला जाए कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो अपनी जगह से मूव कर रहे हैं, वो वॉन्डरिंग, दे आर वॉन्डरिंग, तो क्या बोलेगा वो? कह रहे यार क्या बात कर रहे हो, है ना? ऐसे ही बोलेगा ना। यही हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट डिस्कार्ड कर दिया गया कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, कॉन्टिनेंट तो स्टेबल है। उसके बाद फिर धीरे धीरे रिसर्च जैसे हुई तो तीन यहाँ पे थ्योरीज हमारे सामने आई। कौन कौन सी? एक आई कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, वो आपको पढ़ा दी है मैंने। दूसरी आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वो भी आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दी है। और तीसरी हमारी थ्योरी आई प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो समराइजेशन है बाकी पहले जितनी भी थ्योरी आई, जितनी भी रिसर्च हुई है सबका। ठीक है, उस पर जाने से पहले एक बार जो एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि ये देखिए, एनसीईआरटी में फिगर 4.4 है, पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स थ्रू जियोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल पास्ट। क्या बता रहे हैं कि आज से 540 मिलियन ईयर्स अगो कॉन्टिनेंट्स जो थे वो थोड़े दूर दूर थे, समझ रहे हो? फिर 420 मिलियन से अगो थोड़े पास आए। उसके बाद फिर 300 मिलियन ईयर्स अगो और जरा पास आ गए। 200 मिलियन ईयर्स अगो, 120 मिलियन ईयर्स अगो वो यहाँ पे थे। और फिर आज प्रेजेंट वाली सिचुएशन दी हुई है। इस मैप को एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, बस बताया गया किस टाइम पे पोजीशन क्या थी कॉन्टिनेंट्स की। ये बस ये बता रहा है कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो अपनी जगह से मूव कर रहे हैं। थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सही है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस है। क्या? वो हम अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए। तो पहली लाइन क्या आती है इसमें, बता देता हूं। प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक है, चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ये टॉपिक का चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स, चैप्टर 4 है, क्लास 11 का। ठीक है, लिख देता हूं क्लास 11, यहां पर लिख देता हूं। लो, क्लास 11 एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी तो पता ही है हमें, वो तो हेडिंग में भी लिखा हुआ मैंने। ठीक है, एनसीईआरटी। चलिए आगे चलते हैं। सिंस द एडवेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, since the advent of the concept of sea floor spreading, the interest in the problem of distribution of oceans and continents was revived. अभी क्या कह रहा है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी भी आ गई, उससे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आई गई थी, उसके बाद आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग की आने की वजह से जो ओशन और कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फिर दोबारा रिवाइज किया गया, उसको फिर दोबारा लोगों की नजर पड़ी। देखिए कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी, कहानी स्टार्ट ही कॉन्टिनेंट्स और ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था, क्या हुआ था? मैपिंग हुई थी ओशन की, मैपिंग की जा रही थी ना। मैंने आपसे क्या बताया था, जो इस चैप्टर की पहली दूसरी क्लास थी उसमें आपको क्या बताया था? उसमें आपको बताया था कि स्टार्टिंग में दो लोग थे, ठीक है, जिन्होंने अर्थ की मैपिंग की थी। उससे पहले अर्थ की मैपिंग नहीं हुई थी। सबसे पहली बार जब अर्थ की मैपिंग हुई, दो साइंटिस्ट का नाम इसमें दिया गया एनसीईआरटी में, आपको पढ़ना है, दोबारा से रिवाइज करना, कमेंट करना क्या उन साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, तो उन्होंने ये पाया कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक दूसरे से फिट होते हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे से टूट के अलग हुए हैं, ये पाया गया। तो जब ये पाया गया, उन्होंने ऐसा बात बोली, तो यार साइंटिस्ट का दिमाग घूम गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दिमाग में आया कि यार जो अफ्रीका है या एशिया है या यूरोप है या अमेरिका है, इनकी पोजीशन यही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? आएगा ना ये बात दिमाग में। अर्थ पे जो लैंडफॉर्म्स हैं, अब सपोज कि यहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ यहाँ पे ही क्यों है, कहीं और क्यों नहीं है? या इस पहाड़ की ऊंचाई इतनी क्यों है, वहां पे पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा है, कम थी, ऐसा था। ये सब क्वेश्चन आते हैं ना। ऐसी कॉन्टिनेंट्स और ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से परेशान करने वाला क्वेश्चन रहा है। तो वही बात फिर, अब क्या हुआ, बीच में ठंडा पड़ गया था मामला, लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट आते ही फिर दोबारा से वो रिवाइव हो गया, कॉन्टिनेंट और ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उनकी, वो फिर से रिवाइव हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो क्या हुआ फिर, इट वॉज इन 1967। 1967 में क्या हुआ, याद रखना नाम, मैकेंजी और पार्कर एंड ऑल्सो मॉर्गन, ये तीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया
कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज, जो आइडियाज जितने भी आइडियाज थी, जो इन्फॉर्मेशन थी वो अवेलेबल थी, उसको कलेक्ट किया एंड केम आउट विद अनदर कंसेप्ट टर्म्ड प्लेट टेक्टोनिक्स। और फिर एक और कंसेप्ट के साथ आए, वो उन्होंने एक और नया कंसेप्ट दे दिया, प्लेट टेक्टोनिक्स। अभी हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली थ्योरी को भी सॉल्व कर देगा। कैसे पढ़ते हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट। अभी ध्यान रखना, एक टेक्टोनिक प्लेट लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। प्लेट इसको क्यों बोलते हैं, मान लीजिए अर्थ है, ऊपर का हिस्सा ये, ठीक है, उसके ऊपर से एक लिथोस्फेरिक प्लेट को उठाओ, उठा लिया, एक सेक्शन है गोल काटा, उठाया, उसमें से लावा निकलेगा, नीचे लावा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसको निकाल दिया, तो वो जो दिखेगा वो प्लेट की तरह दिखता है, उसको उल्टा करते हैं। तो जो अर्थ के ऊपर, मान लीजिए अर्थ है, ये जो प्लेट्स बटी हुई हैं, इस तरीके से जो प्लेट्स हैं, जो प्लेट्स बटी हुई हैं, मान लीजिए ये पूरी प्लेट है, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे निकाल करके, तो ये प्लेट की तरह दिखेगा, तस्तरी की तरह दिखेगा, इसलिए इनको प्लेट्स बोला गया। ठीक है। और लिथोस्फेरिक प्लेट है, मतलब लिथोस्फेयर का मतलब क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, मतलब इसका जो अंदर, इसके जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल, ये लिथोस्फेरिक है। उसके नीचे फिर दोबारा एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर का पार्ट प्लेट में नहीं आता, सिर्फ क्रस्ट और अपर मेंटल आती है, अपर मोस्ट मेंटल पढ़ाया हुआ था। डिफरेंस बताया हुआ है मैंने, लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर में क्या डिफरेंस है मैंने बताया हुआ है। इज ए मैसिव प्लेट, जो है टेक्टोनिक प्लेट इज ए मैसिव इरेगुलरली शेप्ड। अब इरेगुलरली शेप्ड होती है, कोई भी रेगुलर शेप नहीं होती इसकी, ऐसा नहीं कि राउंड है या ट्रायंगुलर है या रेक्टेंगुलर, नहीं, कुछ भी शेप हो सकती है, लेकिन इरेगुलर होती है। शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक, स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक, ऑब्वियस सी बात है, रॉक की तो ऊपर और नीचे तक जहां लावा स्टार्ट होता है वहां तक लिथोस्फेयर जहां तक है। ठीक है। जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फेयर। यहां पे मामला गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ा गया, वैगनर ने कहा था कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, प्लेट मूव कर रही है, और प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंट्स और ओशन दोनों हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये हमारी प्लेट है, थोड़ा सा गोलाई में होगी, तो उसमें कुछ हिस्से में कॉन्टिनेंट है और बाकी हिस्से में ओशन है। पता कैसे चलेगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है वो उसकी डेंसिटी कम होती है और उसकी मोटाई ज्यादा होगी। ओशनिक प्लेट ऐसा हो सकता है कि इस तरफ भी उसके ओशनिक प्लेट हो, ठीक है, और इस तरफ भी ओशनिक प्लेट हो, ये हो सकता है। समझ आ रहा है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है, ये ओशन है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही तरफ हो, ऐसा हो सकता है कि इस तरफ ना हो, इस तरफ हो, ये भी हो सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, एक प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है। तो वो प्लेट जो होगी उसमें आधा हिस्सा ओशियनिक प्लेट होगा, आधा हिस्सा कॉन्टिनेंटल प्लेट का होगा। डिफाइन कैसे करते हैं कि कॉन्टिनेंट, इस प्लेट, ये प्लेट ओशियनिक है कॉन्टिनेंटल है, जो ज्यादा होगा, अगर ज्यादा एरिया में कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, अगर ज्यादा एरिया में ओशियनिक ओशन है तो ओशियनिक प्लेट है। अभी पढ़ेंगे आगे, चलिए। कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक, ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर रहा, ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक प्लेट मूव कर रही है, ये है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इसलिए इसका नाम प्लेट टेक्टोनिक्स है। समझ गए। चलिए लास्ट पढ़ते हैं। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, ऊपर नीचे नहीं होती, वो आगे पीछे या इधर उधर होती हैं। ठीक है, राइट लेफ्ट भी हो जाती हैं। ओवर द एस्थेनोस्फेयर एज रिजिड यूनिट्स, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर रिजिड यूनिट्स तो हैं क्योंकि रॉक है, वो मूव करती हैं। लेकिन यहां पे एक चीज आपको समझ आ गई, क्या, लिथोस्फेयर इज फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फेयर। ये हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बता रहा हूं, लिथोस्फेयर इज फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फेयर। ये बात ध्यान रखना, जीएस में लिखवा दूंगा। ठीक है, जीएस तो स्टार्ट ही प्लेट टेक्टोनिक्स से स्टार्ट ही यहां से करेंगे, लिथोस्फेयर। अब ये प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि जो लिथोस्फेयर है ना, ये एक पूरा अर्थ के ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, जो लिथोस्फेयर एरिया है, वो पूरे का पूरा मूव नहीं कर रहा, वो टुकड़ों में मूव कर रहा है। समझ गए। और टुकड़ों में क्यों है, उसके लिए मैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पे जाना पड़ेगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करके थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ जरा। हालांकि एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन क्योंकि आपको समझ आ जाए इसलिए बता देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको ना भी लेंगे स्क्रीनशॉट तो चल जाएगा हम, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ क्लास ही पढ़ रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी क्लास तो बार बार देख ही सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको जो समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्या समझाना है। अब हमारी तीनों थ्योरी है, कौन कौन सी, एक तो हमारी है सेफ्लोरोस्पेटिक, उससे पहले हमारी कौन सी आई थी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, और अब हमारी आ रही है प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या बोल रही है ये, क्या बोल रहा है
मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन करंट थ्योरी में इन तीनों के डाटा को मिला देते हैं तो क्या डेटा आया, ये देखिए, ये हमारी अर्थ का एक हिस्सा है, ठीक है, ये हमारी क्रस्ट है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं मामला। ये देखिए, ये हमारी क्रस्ट नहीं है, हमारी क्रस्ट ये है, यहां तक हमारी क्रस्ट है। क्यों मैंने अलग पेन यूज किया ब्लू, अभी बताता हूं। ये हमारी क्रस्ट है, यहां तक हमारी क्रस्ट आ गई, ठीक है। अब ये हमारा मेंटल है और इसके अंदर हमारी कोर है, ये समझ आ गई बात, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिविज्म की वजह से, यहां पे रेडियो एक्टिविज्म की वजह से हीट जो है बाहर की तरफ जाती है, ये हमने पढ़ लिया कन्वेक्शन करंट थ्योरी में। ये हमारा क्या है, अपर मोस्ट मेंटल है, अपर मोस्ट मेंटल है। तो ये क्या बना मिलकर के, ये बना लिथोस्फेयर। कुछ भी नया नहीं है, सब पढ़ा चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं पिछली क्लासेस में। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, समझ नहीं आ रहा, तो पिछली क्लासेस देखिए। ये हमारा लिथोस्फेयर है, ये जो रीजन बचा, ये हमारा लिथोस्फेयर है, इतना, ठीक है। ये जो इतना रीजन बचा, ये हमारा एस्थेनोस्फेयर। इतना ज्यादा कोई नहीं समझाएगा जितना डिटेल में मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो, ठीक है। ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है, लिथोस्फेयर फ्लोटिंग और एस्थेनोस्फेयर, अभी प्रूव करूंगा कैसे। ये हमारा हो गया लिथोस्फेयर। अब क्योंकि यहां से हीट बाहर निकल रही है, इधर जाएगी हीट, यहां पे आ गई, यहां तक तो चलो, सॉरी, ये हमारा मेंटल है, ये हमारी कोर है, ठीक है, ये हमारी कोर है, समझ आ गया। कोर के बाद एनर्जी बाहर निकलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, जा रही है एनर्जी। जब ऊपर जाएगी तो यहां जो मोल्टन रॉक, यहां जो बीच में रॉक्स होते हैं, मेंटल तो सॉलिड है, मेंटल जो है वो सॉलिड है। लिथोस्फेयर का आधा पार्ट जो कि अपर मोस्ट मेंटल है, और एस्थेनोस्फेयर पूरा मिला करके, अपर मोस्ट मेंटल प्लस एस्थेनोस्फेयर इज क्या, इज मेंटल, ठीक है। अपर मोस्ट मेंटल प्लस एस्थेनोस्फेयर इज मेंटल, एस्थेनोस्फेयर इज मेंटल माइनस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, समझ गए, ये मैं बता चुका हूं पहले। तो अब क्या, यहां से जो एनर्जी होगी ऊपर की तरफ जाएगी, हीट एनर्जी, क्यों बता चुका हूं, रेडियो एक्टिविजन की वजह से। जब वो ऊपर की वजह जाएगी तो ये तो पूरा सॉलिड पार्ट है, रॉक सॉलिड है, तो रॉक्स के बीच में अपनी जगह बनाएगी, बीच में रॉक्स को पिघलाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा। अभी क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हम इसको मानते हैं, यहां से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। और ये जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा, यही हमारी क्रस्ट या लिथोस्फेयर है, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये बीच में इनको वो करेगी, रॉक्स को गला देगी, रॉक्स को मेल्ट कर देगी, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ पे बीच बीच में पॉकेट्स बन जाएंगे, इस तरीके के, इस तरीके के, समझ रहे हो, इस तरीके के। ये यहां तक लावा जाएगा, ऊपर यहां तक जाएगा, पूरी अर्थ में जगह जगह ऐसे हैं, जहां जहां भी है वो प्लेट बन रही है। ये हमारा मोल्टन रॉक है, इसके बीच का जो रीजन है, मैं आपको इसके बीच का जो रीजन है, दैट इज रॉक सॉलिड, वो रॉक है, सॉलिड है। ये सब हमें पता कैसे चला, सिस्मिसिटी बताया था ना, वेव्स, उनसे पता चला। ये सब हमारा रॉक है, ठीक है, इधर भी, मतलब मैं समझाने के लिए बना दिया, ये ऐसा ही पूरा मिला हुआ है, बीच में बस इसके वो है, मोल्टन एरिया है, ठीक है, इधर भी, समझ आ गया। अब क्या हो रहा है, ये जो लावा ये ऊपर गया, इसमें से कोर का लावा मेंटल होते हुए ऊपर पहुंच गया। अब ये ऊपर, ये हमारी लिथोस्फेयर है, ये पूरी की पूरी हमारी लिथोस्फेयर है, ये हमारी लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर मतलब क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, बता चुका हूं। ये मारेगा इसको धक्का, इसने इसको धक्का मारा, यहां पे भी मारा, यहां पे भी मारा, चलो यहां पे भी, ठीक है। लेकिन ये तो पहली बात तो, कि इसको धक्का मारा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा
टेम्परेचर कम ले रहा है, ये रॉक जल्दी पिघलने में टाइम भी लग रहा है। दूसरा, ऊपर तक लावा आते आते ठंडा हो गया, इसको ऊपर जगह नहीं मिल रही, गलाएगा तो इसको भी वो गलाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लावा क्योंकि ठंडा होगा, ठंडा होना है, नीचे जा नहीं सकता, नीचे गर्म लावा है, तो वो इधर की तरफ बहना स्टार्ट कर देगा और इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो, समझ आ रहा है? और यहां से आके ये इधर गिरेगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, इधर से लावा इधर आया, ऐसे ही मान लीजिए इस तरफ चल रहा है, तो इधर से भी लावा इधर आया। ठीक है, इस मैं बता रहा हूं, प्लेट्स में ये वाला कंडीशन भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, इनके अलावा कोई तीसरा भी हो सकता है, बताऊंगा वो भी। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पे क्रैक आ जाएगा, यहां पे तो आ गया क्रैक, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही है, लावा ये इधर फोर्स कर रहा है, इधर फोर्स कर रहा है। समझ आ गया, कन्वेक्शन करंट जो फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्योंकि इधर से भी फोर्स आ रही है, इधर से भी फोर्स आ रही है, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, एक दूसरे टकराएंगे, यही तो होगा। ऐसे ही तो बनते हैं पहाड़, यहाँ पे तो बनते हैं पहाड़, बताऊंगा भी कैसे। यहाँ पे रिफ्ट वैलीज बनती हैं, सब धीरे धीरे समझाया जाएगा। ये जो इतना रीजन है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसको हम प्लेट बोलते हैं। ऐसे ही ये वाला रीजन है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। समझ आ रहा है? बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर एक प्लेट इधर से यहां मूव कर रही है, तो इधर भी इधर को मूव, यहां से भी, इसका मतलब कन्वेक्शन करंट उसको इधर से इधर धक्का दे रहा है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, इसकी जो साथ वाली प्लेट है, इसकी जो साथ वाली प्लेट है, वो इसकी तरफ आ रही है, ये तो हमने समझा ही दिया। ऐसा भी हो सकता है वो भी इससे दूर जा रही हो। अब सपोज कीजिए इसकी तो स्पीड है 100 की, 100 की, इसकी स्पीड है 80 की। अगर ऐसा है तो ये इसको टकराएगी। अगर उल्टा है, इसकी 100 की है और इसकी 80 की है, तो फिर ये टकराएंगी नहीं, बल्कि इनके बीच में गैप आ जाएगा, रिफ्ट वाली बन जाएगी। ये समझ आ गया? ये हमारा तीनों को मिला करके, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो कहते हैं, ये हमारा जो है प्लेट टेक्टोनिक्स का ये बेस है। ये समझाना जीएस में अच्छे तरीके से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको नहीं बताता तो आगे की बात आपको अच्छे से समझ नहीं आती। समझ आ गया? अब ये हमारी प्लेट जो है, ये एशियन प्लेट भी हो सकती है, ये अमेरिकन प्लेट भी हो सकती है, अफ्रीकन प्लेट भी हो सकती है। ये पूरी गोल भी नहीं है, इरेगुलर शेप होती है, कहीं से भी लावा जा रहा है, कहीं से भी निकल रहा है। ठीक है, और ये 3D में है। यहाँ पे तो मैं 2D में ही समझा सकता हूँ ना, ये 3D में, ये पीछे भी है, इसके प्लेट पूरी इस तरीके से है, चारों तरफ से लावा उठ रहा है, चारों तरफ से, समझ रहे हो, चारों तरफ से लावा आ रहा है, कॉन्टिनेंट्स को या क्रस्ट को जो है पुश कर रहा है नीचे से, लिथोस्फीयर को पुश कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं। चलिए आगे एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? आगे एनसीईआरटी बोल रहा है कि द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट। लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है? क्रस्ट आता है, बता दिया, एंड द टॉप मेंटल, और टॉप मेंटल आता है, यही बता दिया, विद इट्स थिकनेस। क्या कह रहा है अब? हमने ये तो बार बार बात कर ली, सॉरी, कि लिथोस्फीयर क्या 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 होता है, लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लस टॉप मेंटल, लेकिन उसकी गहराई मोटाई कितनी होती है वो ये बता रहा है। कितनी है? रेंज वेराइंग बिटवीन 5 to 100 किलोमीटर इन ओशनिक पार्ट एंड अबाउट 200 किलोमीटर इन कॉन्टिनेंटल पार्ट। कि ओशनिक पार्ट में 5 to 100 किलोमीटर होती है और कॉन्टिनेंटल पार्ट में लगभग 200 किलोमीटर तक हो सकती है। ऐसा क्यों? पहले ही बता चुका हूँ, ओशियनिक पार्ट्स में ओशियनिक लिथोस्फीयर की या ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो पतली होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो मोटी होती है। ये बात बार बार बताई जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, ए प्लेट में बी रेफर्ड टू एज कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई अ लार्जर पोर्शन ऑफ प्लेट। अगेन वही, प्लेट का नामकरण कैसे होगा, नोमेनक्लेचर कैसे होगा? उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे, ओशियनिक प्लेट बोलेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? कि ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट, कि लार्जर प्लेट के ऊपर जो लार्जर पोर्शन पे कॉन्टिनेंट है या ओशन है। अगर प्लेट के लार्जर पोर्शन पे कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, लार्जर पोर्शन पे ओशन है तो ओशनिक प्लेट होगी। अब इसके एग्जांपल भी दे रहा है ये, पैसिफिक प्लेट इज लार्जली एन ओशनिक प्लेट।
पैसिफिक प्लेट जो ओशनिक प्लेट है वो तो दिख ही रहा है हमें, पैसिफिक ओशन है पूरा का पूरा, है ना। Whereas the Eurasian plate may be called a continental plate. अगेन जो यूरेशियन प्लेट है जहाँ पे कॉन्टिनेंट है यूरोप और एशिया, वो उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ज्यादातर पार्ट्स पे कॉन्टिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोजेस। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी क्या प्रपोज करती है कि द अर्थ लिथोस्फेयर, अर्थ का जो लिथोस्फेयर है, इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। क्या बोल रहा है कि अर्थ का जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर फ्लोटिंग ओवर एस्ट्रोस्फेयर, पर लिथोस्फेयर एज ए होल फ्लोट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर घूम रहा नो, इट्स डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट्स, ये 7 मेजर प्लेट्स में और बहुत सारी माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। मेजर माइनर प्लेट्स शायद 20 हैं, मेजर मेजर जो हम नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो टोटल जो 27 प्लेट्स हैं, इनमें 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 बड़ी वाली हैं, और जो कुछ मेजर माइनर में जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता देते हैं, वो भी एनसीईआरटी में दी, वो भी लिखवा दूंगा। ठीक है, यंग फॉल माउंटेन, रिजेस, ट्रेंचेस और फॉल्स सराउंड दीज मेजर प्लेट्स। ये क्या बोल रहे हैं? इन मेजर प्लेट्स की बाउंड्रीज पे, सराउंड का मतलब इन मेजर प्लेट्स की बाउंड्रीज पे यंग फॉल माउंटेन्स मिलेंगे, रिजेस मिलेंगे, ट्रेंचेस मिलेंगे और फॉल्स मिलेंगे। रिजेस और ट्रेंचेस के बारे में मैं बता चुका हूं कैसे मिलते हैं प्लेट बाउंड्रीज पे, बता चुका हूं मैं। यंग फॉल माउंटेन भी मिलते हैं जब दो प्लेट्स मिलती हैं, जब दो प्लेट्स एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, टक्कर होगी तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, सेडिमेंट इकट्ठा होगा और माउंटेन बन जाएंगे। बता देंगे आगे, आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हिमालयाज का भी पूरा अच्छे से ओरेगन अच्छे से पढ़ाई जाएगी। और फॉल्ट, फॉल्ट क्या, दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रही है तो बीच में गड्ढा बन जाता है, उसको फॉल्ट बोल देते हैं, सिंपल। डिटेल में तो बताऊंगा आगे आराम से, अभी बस थोड़ा सा आपको, ताकि टर्म सुन के एकदम अजीब ना लगे। जब जीएस में आप पढ़ोगे तो आपको टर्म सुन के अजीब नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी पढ़ेंगे तो अच्छे से जीएस में इनको, एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है, बार बार बता चुका हूँ क्यों, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इन जो 7 मेजर प्लेट्स हैं और जो माइनर प्लेट्स हैं, इनके बारे में कौन कौन सी है, इनके नाम लिख के मैं दे देता हूँ, आप उसको बार बार पढ़ना, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए। सात मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। सातों मेजर प्लेट्स यहाँ पे दी हुई हैं और कुछ माइनर प्लेट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो भी बताता हूँ आपको। पहले मेजर प्लेट्स देख लेते हैं। पहली मेजर प्लेट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो आप सबको पता ही है, ठीक है। और सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, अंटार्कटिका और उसके आसपास की ओशनिक प्लेट सराउंडिंग, ये एक प्लेट है हमारी पहली, समझ आ गया। दूसरी हमारी प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। इसके साथ में क्या क्या है, विद, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है, इसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है विद अटलांटिक फ्लोर, अटलांटिक फ्लोर भी है। ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, इसके साथ साथ अटलांटिक फ्लोर, आधा अटलांटिक ओशन भी आएगा, सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका अलोंग कैरिबियन आइलैंड्स। ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बीच में कैरिबियन आइलैंड्स है। इससे ऊपर का जो हिस्सा है, यहां जहां अमेरिका शुरू हो रहा है और अटलांटिक ओशन का मिड, नॉर्थ अमेरिका प्लस अटलांटिक फ्लोर आधा, नीचे कैरिबियन तक, ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक प्लेट है। उसी तरीके से साउथ अमेरिका प्लस अटलांटिक ओशन का आधा हिस्सा, साउथ अटलांटिक ओशन का, कैरिबियन ओशन के नीचे नीचे, ये हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट है। बता देता हूँ, ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका अलॉन्ग विद कैरिबियन आइलैंड्स, बता दिया। सेकंड है साउथ अमेरिकन, थर्ड है साउथ अमेरिकन प्लेट विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका प्लेट अलॉन्ग कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से कैरिबियन आइलैंड से अलग होती है, ठीक है, और साउथ अटलांटिक फ्लोर भी इसी में आता है। फोर्थ हमारी आती है पैसिफिक प्लेट, इसको इसकी बताने की जरूरत ही नहीं है, ये बीच में दिख ही रही है, पैसिफिक ओशन है हमारा पूरा का पूरा, ये पैसिफिक प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है। फिफ्थ हमारी आती है इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ये एरिया हमारे इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, बीच में न्यूजीलैंड भी आ जाता है, ये पूरी एक प्लेट है। उसके बाद अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, ये देखिए, वेस्टर्न तो वेस्टर्न सॉरी वेस्टर्न अटलांटिक तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में आ गया था, अभी ईस्टर्न वाला अटलांटिक पोर्शन ये अफ्रीका के साथ आता है, ठीक है, ये अफ्रीकन प्लेट बोलते हैं इसको पूरी को एक। उसके बाद यूरेशिया एंड एडजेसेंट ओशनिक प्लेट, यूरेशिया और उसके आसपास की ओशनिक प्लेट, ये तो पता ही होगा आपको यूरेशिया कहां पर है, नहीं पता है तो सर्च करो, ठीक है। चलो, तो ये हमारी 7 मेजर प्लेट्स हो गई। अब हम पढ़ते हैं कुछ माइनर प्लेट्स दी हुई है उनके बारे में, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। चलिए माइनर प्लेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो लगभग 20 माइनर प्लेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे 6 दी हुई हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं।
पहली है कोकस प्लेट बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। पहली हमारी कोकस प्लेट है, ये कहाँ पे है? सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। ठीक है, एक बार आपको दिखाया तो एनसीईआरटी कहाँ बता रही है उसको। ये देखिए, ये हमारा सेंट्रल अमेरिका है और पैसिफिक प्लेट के बीच में यहाँ पे कोकस प्लेट है। ये कोकस प्लेट है। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी में लोकेट कर लीजिएगा। ये हमारी कोकस प्लेट है। सेकेंड हमारी आती है नाज़का प्लेट, बिल्कुल कोकस प्लेट के नीचे। कहाँ है ये? बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में ये हमारी नाज़का प्लेट है। ठीक है, इन प्लेट्स का भी अपना सिग्निफिकेंस है। ये हमेशा से छोटी प्लेट्स नहीं थी, इतनी छोटी, ये कंज्यूम हो गई है। पहले बड़ी प्लेट थी, बताऊंगा जब जीएस में पढ़ेंगे तब इनका सब बताई जाएगी। तीसरी हमारी आती है अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट, ये नाज़का प्लेट पढ़ा दी। तीसरी हमारी आती है अरेबियन प्लेट। ये हमारा अरेबियन जो है सऊदी अरेबिया, मोस्टली सऊदी अरेबियन लैंड मास। ठीक है, ये तो पता ही है। फोर्थ हमारी आती है फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट कहाँ पे हमारी? फिलीपीन प्लेट है हमारी, ये रही इधर, एशिया के बिल्कुल और पैसिफिक प्लेट के बीच में। क्या लिखा है यहाँ पे? बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट। चाहे एशिया प्लेट खत्म हो रही है, पैसिफिक स्टार्ट हो रही है, उसके बीच में फिलीपीन प्लेट आती है। ठीक है, फिर हमारी आ गई कैरोलिन प्लेट। ये हमारी कैरोलिन प्लेट आ गई है। ये कहाँ पे? ये हमारी फिलीपीन एंड इंडिया प्लेट। ये यहाँ पे सॉरी, फिलीपीन प्लेट के बिल्कुल बगल में देखिए, यहाँ पे कैरोलिन प्लेट है। समझ आ गया? क्या लिखा है यहाँ पे? बिटवीन फिलीपीन एंड इंडिया प्लेट नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी। फिलीपीन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी। ठीक है, मैप में लोकेट करना है। नेक्स्ट हमारी आती है फूजी प्लेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, तो ये आपको मैप में लोकेट करना है। इन्हीं सबसे मैपिंग के क्वेश्चन बनते हैं। मैपिंग के तो आधे तो आपके ज्योग्राफी से ही हो जाएंगे और पॉलिटी से भी होंगे काफी। खैर चलिए, ज्योग्राफी वाले तो फिलहाल करते हैं। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोल रही है? दीज प्लेट्स हैव बीन मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अभी कह रहे हैं कि पूरी अर्थ जब से बनी है तब से प्लेट कॉन्स्टेंटली मूव ही कर रही है। ये तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद एनसीईआरटी क्या बोल रही है? इट इज नॉट कॉन्टिनेंट्स दैट मूव एज बिलीव्ड बाय वैगनर। वैगनर ने क्या बोला था? कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, नहीं, लेकिन प्लेट मूव कर रही है। प्लेट पे कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों हो सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ प्लेट एंड व्हाट मूव्स द प्लेट। और कॉन्टिनेंट्स उस प्लेट का पार्ट है जो कि प्लेट मूव कर रही है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं कर रहे हैं, प्लेट्स मूव कर रही हैं और कॉन्टिनेंट उस प्लेट्स का पार्ट ही है। ठीक है, एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसके ऊपर अब हम जंप करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स समझा दिया, माइनर प्लेट समझा दी, मेजर प्लेट समझा दी। अब कुछ बातें एनसीईआरटी बोल रही है प्लेट टेक्टोनिक्स रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। क्या बोला? ऑल प्लेट्स विदाउट एक्सेप्शन हैव मूव्ड इन जियोलॉजिकल पास्ट। सभी प्लेट्स, जितनी भी अर्थ पे प्लेट्स हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है कि कोई प्लेट एक्सेप्शन है कि रुकी हुई है, नहीं, सब प्लेट्स ने पास्ट में, जियोलॉजिकल पास्ट में, मतलब अर्थ की हिस्ट्री में मूव जरूर किया है। एंड शैल कंटिन्यू टू मूव इन फ्यूचर एज वेल, और फ्यूचर में भी मूव करती रहेंगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले भी मूव करती हैं। आज जो हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद। ठीक है, Wagner had thought of all continents to have initially existed as a supercontinent in the form of Pangaea. Wagner ने क्या सोचा था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इनिशियली वो एक सुपर कॉन्टिनेंट की तरह थे, मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे थे, उसको सुपर कॉन्टिनेंट बोला गया। उसका नाम क्या था? पेंजिया। ये वैगनर की थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में पढ़ा चुके हैं। However, लेकिन later discovery revealed that continental masses resting on the plates have been wandering all through geological period. क्या कह रहे हैं कि लेटर डिस्कवरी से पता चला कि कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं कर रहे थे, कॉन्टिनेंटल मास जो कि प्लेट्स के ऊपर रेस्ट कर रहा है वो मूव कर रहा था। एंड पेंजिया, और जो पेंजिया था वाज अ रिजल्ट ऑफ, वो कॉन्टिनेंट्स के मिलने से नहीं बना था बल्कि प्लेट्स के मिलने से बना था। वाज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस, डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस के कन्वर्ज होने से, एक साथ आने से, दैट वर पार्ट ऑफ वन और अदर प्लेट, जो एक या दूसरी प्लेट के पार्ट है। मतलब वो कॉन्टिनेंटल मासेस और प्लेट्स पास आई थी तो कॉन्टिनेंटल मासेस भी पास आ गए थे, तब जाके पेंजिया बना था। समझ गए? वही बात है कि कॉन्टिनेंट्स की वजह से नहीं बना था पेंजिया, प्लेट्स की वजह से बना था। और उन प्लेट्स के ऊपर कॉन्टिनेंटल मास था जो पास आके इकट्ठा हो गया था, वो सबने एक सुपर कॉन्टिनेंट बना लिया था। Scientists using the paleomagnetic data have determined the position held by each of the present continental mass in different geological periods. फिगर दिखाई थी मैंने आपको 4.4 स्टार्टिंग में, उसमें बताया गया ना अलग अलग पीरियड में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की जो पोजीशन क्या क्या थी, वो कैसे बताई गई है? वो बताई गई है पैलियोमैग्नेटिक डाटा से साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो पैलियोमैग्नेटिक डाटा इकट्ठा करके
साइंटिस्ट ने बताया कि जियोलॉजिकल पास्ट में किस कॉन्टिनेंट की पोजीशन कहाँ पे थी। और पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पोजीशन भी है पेनिनसुलर इंडिया की, मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया की, इज ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ रॉक्स एनालाइज्ड फ्रॉम नागपुर एरिया। कैसे ट्रेस किया गया? नागपुर एरिया से रॉक्स लेकर के पेनिनसुलर इंडिया की पोजीशन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसमें भी स्पेशल पेनिनसुलर इंडिया की जो पोजीशन है वो ट्रेस की गई है। किससे? पहली मैग्नेटिक डेटा से। ठीक है, तो ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड चीजें जितनी एनसीईआरटी में तो खत्म हो गई, बहुत सी चीजें बची हुई हैं जो अभी हमें आगे एक्सप्लोर करनी है, वो हम जीएस में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे दिबा के। ठीक है, कुछ भी नहीं छोटे छोटे का अच्छे से पढ़ा जाएगा। इसमें भी मैंने जहां तक उम्मीद है काफी कुछ पढ़ा दिया। आपका कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर आप सिर्फ ये वीडियोस भी देख के जाएंगे तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका जिन टॉपिक को मैंने पढ़ाया उनमें से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी इन वीडियोस को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से। अगला टॉपिक है प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, प्लेट्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब प्लेट्स की बाउंड्रीज भी तो हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। तो बाउंड्री कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या उनके क्या क्या होता है, कौन सी बाउंड्री में क्या होता है, कैसे, समझ रहे हैं ना। आपने बताया था फोल्डिंग प्लेट बाउंड्रीज पे फोल्डेड माउंटेन्स भी बनते हैं, ट्रेंचेस भी बनती हैं, मिड ओशन रीजेस भी बनती हैं। कौन सी बाउंड्री पे क्या चीज़ बनती है वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए, तब तक इसको रिवाइज कीजिए और पुरानी क्लासेस को भी पढ़ते रहिए। थैंक यू।